नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 जून 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, हमारे वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले जरूरी और इंटरेस्टिंग स्टैटिक फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, निर्वाचन आयोग, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, आयुष्मान भारत योजना तथा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में स्लाइड्स में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारे मंत्रिमंडल की कल जो बैठक हुई थी उसमें किसानों और जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ की 14 फसलों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे 83% तक बढ़ाया जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। दोस्तों, हमारी जो सरकार है वो टोटल 22 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है, जिनमें 14 फसलें खरीफ की होती हैं और 6 फसलें रबी की होती हैं, और 2 फसलें जो होती हैं वो कमर्शियल क्रॉप होती हैं। तो टोटल 22 फसलें ऐसी हैं जिनके लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। अब बात करते हैं कि जो समर्थन मूल्य घोषित किए गए वो क्या है। धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कपास की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे 260 रुपये बढ़ाकर मौजूदा फसल वर्ष के लिए 5515 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघु अवधि ऋण चुकाने की तिथि जो है उसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उनकी जो डेफिनेशन थी उसको दोबारा से तैयार किया गया है। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एमएसएमई की जो परिभाषा थी उसको रिवाइज करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। नई डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। माइक्रो यूनिट्स की डेफिनेशन रखी गई है कि उसमें 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो और सालाना टर्नओवर जो उसका है वो 5 करोड़ रुपए तक का हो। स्मॉल यूनिट जो होती है उनकी डेफिनेशन रखी गई है कि 10 करोड़ तक की उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और सालाना 50 करोड़ रुपए तक का उसका टर्नओवर हो। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और सालाना टर्नओवर जो उसका है वो 250 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। उपरोक्त राशि तक के सकल कारोबार वाले उद्यम जो होंगे अब वो एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ जो है उनको हासिल कर सकेंगे, और ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी। ये जो हमारे मंत्री हैं इसके, नितिन गडकरी जी, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए 20,000 करोड़ रुपए के एक इमरजेंसी फंड को भी बनाने की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस का शुभारंभ किया। चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है वो देश में सभी एमएसएमई जो हैं उनके लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। इससे इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा। इस प्लेटफॉर्म से कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाशने में भी मदद मिलेगी। इससे संभावित उद्यमियों को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस सहित आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक नई स्कीम की। केंद्र सरकार ने कल प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया। ये रेहड़ी पट्टी जो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनको एक अफोर्डेबल रेट पर माइक्रो लोन उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा देगी। ये योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेहड़ी पट्टी वाले जो लोग हैं, उनको मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में कारोबार फिर से शुरू करने के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेगी। हाउसिंग और अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री हमारी, उसने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के फॉलोअप में इस योजना को लॉन्च किया है। ये योजना 50 लाख से अधिक ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है जो इस साल 24 मार्च या उससे पहले स्ट्रीट वेंडिंग से जुड़े हुए हैं। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक रहेगी। पहली बार अर्ध शहरी और या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के तहत लाया गया है। इसके तहत जो कारोबारी होंगे वो 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 साल के भीतर किस्तों में चुकाना होगा। कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर
7% वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसे डीबीटी जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पहली छमाही आधार पर कर्ज लेने वाले बैंक के खाते में जमा करा दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि अगर कर्जदार किस्तों का भुगतान समय पर या उससे पहले करता है तो मंत्रालय उसका विश्वसनीयता सूचकांक तैयार करेगा, जिसके आधार पर वह 20,000 रुपये या उससे अधिक की जो सावधि ऋण है उसको हासिल करने के लिए एलिजिबल होगा। तो अगर जो बंदा टाइम पे भुगतान करेगा उसको सरकार ज्यादा ऋण देने की प्लानिंग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र जो बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन्होंने एक दिन में 3200 करोड़ रुपए तक के ऋण बिना किसी जमानत के दिए हैं। ये कोलैटरल फ्री लोन बांटे गए हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिना जमानत के जो ऋण मंजूर करने के लिए पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 3000 से ज्यादा जो एमएसएमई उद्योग हैं उनको लिए ये ऋण मंजूर किए गए हैं। इससे एमएसएमई को अपने कर्मचारियों को वेतन देने, किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए तक के का जो वित्तीय प्रोत्साहन की जो घोषणा हुई थी, उसमें श्रीमती सीतारमण ने एमएसएमई के लिए आपात ऋण सुविधा की गारंटी योजना की भी घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण 1 साल की भुगतान मोहलत के साथ दिए गए हैं। तो ये कोलैटरल फ्री लोन है जिसमें कहीं किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। इस योजना के अंतर्गत जो हमारी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं और संकट में पड़े अन्य क्षेत्रों को, ऐसे उधार लेने वालों को जिन पर 25 करोड़ रुपए तक का ऋण है, उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बकाया ऋण के 20% के बराबर अतिरिक्त ऋण लेने की इजाजत दी गई है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त ऋण पर भारत सरकार इन संस्थाओं को 100% गारंटी देती है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को वन कंट्री वन राशन कार्ड स्कीम के तहत शामिल किया गया है। हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कल इन राज्यों को समन्वित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबंधन योजना में शामिल करने की घोषणा की। इस समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को देश भर में किसी भी सरकारी दुकान से अपने कोटे का राशन किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेगा। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो थी, इसको हमने 29 अप्रैल, 2 मई और 15 मई वाली वीडियो में भी जिक्र किया था। आधार से जुड़े ये राशन कार्ड देश में किसी भी स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हो गई है और अन्य राज्यों में भी इस योजना का विस्तार करने और उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड का फायदा किसी भी राज्य में उठाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हर राज्य अपना अलग अलग राशन कार्ड बनवाता है, तो इस योजना के बाद एक राशन कार्ड जो होगा वो पूरे देश भर में काम देने लायक हो जाएगा। अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर को इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। केंद्र जो है वो बाकी बचे 13 राज्यों को भी समूह में शामिल करने के लिए कोशिश कर रही है और 21 मार्च 2021 तक सभी राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नोवेल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण सुरक्षित दूरी बनाए रखने के संबंध में संसद के मानसून सेशन पर कल डिटेल से चर्चा की। दोनों ही अधिकारियों ने मौजूदा स्थिति के मद्देनजर दीर्घावधि विकल्प के रूप में पार्लियामेंट सेशन में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई रेगुलर सेशन पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई की गोपनीयता बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आम जनता के लिए उसका सीधा प्रसारण किया जाता है। हम जानते हैं कि लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई जो है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसका वर्चुअल पार्लियामेंट के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट का सेशन जो हो वो वर्चुअल तरीके से हो। मानसून सेशन के संबंध में उन्होंने महासचिवों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष का उपयोग करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और लोकसभा के चैम्बर में राज्यसभा की बैठकें आयोजित करने तथा दोनों सदनों की बैठकें वैकल्पिक दिनों में आयोजित करने के विकल्पों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो देखते हैं आगे कैसा होता है इससे। आगे बढ़ते हैं। हमारे निर्वाचन आयोग ने कल राज्यसभा की 18 सीटों के चुनाव की घोषणा की। इन सीटों के लिए इस महीने की 19 तारीख को मतदान होगा। ये चुनाव आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान में होंगे। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल कहा कि लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उड्डयन क्षेत्र जो धीरे धीरे सीमित रूप से खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में अब घरेलू उड़ानों के 50 से 60% ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने की क्षमता बढ़ेगी। श्री पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन से विदेशों में फंसे 50,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है और सरकार अब ऐसी उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उड्डयन क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विमानों के लिए हवाई क्षेत्र खोलने
और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अन्य हवाई अड्डों को खोलने जैसे सुधार के उपाय किए गए हैं। हमारा जो डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने विमान यात्रा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। हमने कल भी कवर किया था। इसके अनुसार एयरलाइंस को 2 यात्रियों के बीच की खाली सीट रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन को विमान की सीट इस ढंग से अलॉट करनी चाहिए कि बीच की सीट खाली रहे। एयरलाइंस को यह भी सलाह दी गई है कि यदि यात्री अधिक होने के कारण ऐसा करना संभव ना हो तो यात्री को कवर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन निर्देशों में कहा गया है कि एक ही परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठने की परमिशन दी जा सकती है। सभी यात्रियों को 3 लेयर वाले सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। नौसेना का जो शिप है हमारा INS जलाश्व, वो कल रात श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से रवाना हुआ। इस जलपोत से करीब 680 भारतीय जो होंगे वो तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह वापस आएंगे और ये जलपोत आज सुबह तूतीकोरिन पहुंचेगा। वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र, उसके जरिए भी श्रीलंका से लाए जा रहे भारतीय नागरिकों का ये पहला समूह होगा। इस मिशन में सहायता उपलब्ध कराने के लिए श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने वहां की सरकार को धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। कल से देश में 200 विशेष रेलगाड़ियां शुरू हो गई। ये विशेष श्रमिक और 30 जो AC रेलगाड़ियां हैं उनके अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि लगभग 1.5 लाख यात्री आज इन गाड़ियों का उपयोग कर सकेंगे। 1 से 30 जून की अवधि के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने रिजर्वेशन कराया है और नई गाड़ियां जो पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिनमें AC और नॉन AC जो हैं दोनों प्रकार के कोच होंगे। यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की परमिशन होगी जिनमें कोरोना से इन्फेक्शन का कोई लक्षण नजर नहीं आएगा। कंफर्म्ड और RAC टिकट वाले यात्री को ही रेलगाड़ी में सफर करने की परमिशन होगी। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। हमने कल बताया था कि ट्रेन में यात्री को कंबल या चादर नहीं दी जाएगी, यात्री को अपने घर से ही उसको लाना होगा। इसके अलावा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। बेंगलुरु में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सिल्वर जुबली समारोह का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते समय उन्होंने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 22 और एम्स जो है उनकी स्थापना की जा रही है तथा पिछले 5 वर्षों के दौरान MBBS की 30,000 और मेडिकल जो PG है उसकी 15,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत योजना जो है उसके तहत 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देश में कोविड-19 जो रोगी हैं उनकी ठीक होने की दर हमारी यहाँ निरंतर सुधर रही है और अब ये 48.19% हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,835 रोगी ठीक हुए और अब तक लगभग 92,000 मरीज जो हैं इससे स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 93,322 रोगियों का इलाज चल रहा है। हमारे इंडिया में जो इसकी डेथ रेट है वो 2.83% है, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 6.19% है। तो हमारे यहाँ कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी हैव इम्प्रूव्ड रेट ऑफ पेशेंट रिकवरी एंड लेस रेट ऑफ डेथ बाय द कोविड-19। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के मजदूरों का विस्तृत डाटाबेस तैयार करने के लिए स्किल रजिस्टर नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल में ऐसे सभी मजदूरों का ब्यौरा रहेगा जो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद हाल में ही घर लौटे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला से इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि ये उद्योगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्किल्ड जो लेबर है उनको एक ही जगह पर जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो skillregister.hp.gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बढ़ते आगे, अरब सागर के पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बना है वो पिछले 6 घंटे के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ने और इसके अगले 6 घंटे में गहरे दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके आज उत्तर की दिशा में आगे बढ़ने और उसके बाद उत्तर
पश्चिम दिशा में मुड़कर बुधवार तक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों के पास हरिहरेश्वर तथा दमन के बीच से गुजरने की संभावना है। इसकी वजह से दक्षिण कोंकण में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान अरब सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की आशंका के मद्देनजर मछुआरों को इस दौरान दक्षिण पूर्वी अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। गुजरात में राज्य प्रशासन संभावित चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और भावनगर सहित केंद्र शासित दमन और दीव, दक्षिणी गुजरात तथा सौराष्ट्र के तटवर्ती जिलों के हिस्सों में कल सुबह से ही सामान्य से तेज बारिश हो रही है। तो दोस्तों आज की खबरें। बात करते हैं आज स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 2 जून है। 2 जून 1896 को इटली के गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने रेडियो के पेटेंट हेतु अप्लाई किया था। उन्हें ये जो आवेदन था, उनका ये आवेदन जो था वो 2 जुलाई 1897 को एक्सेप्ट हुआ। 2 जून 1946 को इटली एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बना। 2 जून 1953 को क्वीन एलिजाबेथ II वो इंग्लैंड की महारानी बनी। अभी भी आज भी वो इंग्लैंड की महारानी है। 2 जून 1999 को भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने देश में पहली बार टेलीविजन प्रसारण शुरू किया। 2 जून 2003 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मार्स एक्सप्रेस जो प्रोब थी वो कजाकिस्तान के बैकोनूर से लॉन्च हुई। ये यूरोप की किसी दूसरे ग्रह की पहली यात्रा थी। उसके अलावा 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 1988 को फेमस फिल्म एक्टर राज कपूर की 63 साल की आयु में डेथ हो गई थी। साथ में 2 जून 1990 को ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के संस्थापक और स्पिरिचुअल लीडर जो हैं श्री राम शर्मा, उनकी डेथ भी 78 साल की आयु में हुई थी। तो दोस्तों यह थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।